हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैद्युत उपद्रव के कारण अच्छे स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अच्छे और निरक्षीय स्थिति दोनों इसी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं, पहला टॉपिक है कि किसी वैद्युत उपद्रव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो किसके कारण पूछ रहा है? वैद्युत उपद्रव के कारण पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैद्युत उपद्रव क्या होता है। तो वैद्युत उपद्रव क्या होता है, इसमें दो आवेश होते हैं, एक होता है ऋण आवेश और एक होता है इसमें धन आवेश, और ये एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे होते हैं। कितनी दूरी पर रखे होते हैं? 2l। 2l का मतलब यहाँ पर बहुत छोटी दूरी से है। किससे? बहुत छोटी दूरी। जब दो बहुत छोटी दूरी पर आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत होते हैं तो ये एक वैद्युत उपद्रव बनाते हैं। और वैद्युत उपद्रव बनाने के बाद आता है वैद्युत उपद्रव आघूर्ण। क्या आता है? वैद्युत उपद्रव आघूर्ण। ये क्या होता है, इसे P से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण। तो आप यहाँ किसी एक आवेश को लिख दीजिए और दोनों के बीच की दूरी का इसमें गुणा कर दीजिए, जो कि बहुत अल्प होती है। तो ये जो फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूले को हम वैद्युत उपद्रव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत उपद्रव आघूर्ण। और इसकी जो दिशा होती है, ये सदिश राशि होती है। तो इसकी जो दिशा होगी ये हमेशा ऋण से धन की ओर होती है, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो अब देखिए, इसके कारण आपको क्या निकालना है? ई का मान निकालना है। ई का मान का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। और हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है F/Q नॉट, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। और एक होता है किसी एक आवेश के कारण, तो 1/4πε0 और Q/r², ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। ये आप परिभाषा जब लिखते हैं तब यूज करते हैं, और ये वो फॉर्मूला है जब किसी एक आवेश के कारण आप तीव्रता को निकालोगे तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E = K Q/r²। ये किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इसका प्रयोग करके और इसका प्रयोग करके हमें तीव्रता निकालनी है, और वो जो तीव्रता आएगी वो अच्छी स्थिति में आएगी। किस में आएगी? अच्छी स्थिति में। तो अब ये अच्छी स्थिति क्या होती है, तो इसको अब हम डेरिवेशन को करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक द्विध्रुव बनाओगे, और हमने यहाँ पे एक द्विध्रुव बना लिया। इसमें एक माइनस आवेश होता है और एक कौन सा होता है? एक प्लस का आवेश होता है। ये रखा है A पर और ये रखा है B पर। कहाँ पर रखा है? एक पॉइंट A पर रखा है -Q आवेश और B पर रखा है +Q आवेश। इनका एक मध्य बिंदु होगा। इस मध्य बिंदु को हम लिख देते हैं O। क्या लिख दिया? O। तो -Q से +Q तक की जो दूरी होती है 2l होती है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? L, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या L हो जाएगा? क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा? ये L हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यानी A से O तक की दूरी L और O से B तक की दूरी भी L, क्योंकि A से B तक -Q और प्लस आवेश के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। मध्य बिंदु O माना तो ये L और L में डिवाइड हो गया। अब अच्छी स्थिति का मतलब होता है कि -Q और +Q को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर आप एक पॉइंट मान लीजिए, -Q और +Q को मिलाने वाली रेखा पर कोई एक बिंदु मान लीजिए, उसी बिंदु को हम अच्छी स्थिति में कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन इसको थोड़ा सीधा खींचेंगे और हमने ये यहाँ तक पहुंचा दिया, और इसका नाम रख दिया हमने P पॉइंट। कौन सा पॉइंट रख दिया? P। और इसकी जो दूरी है O से P तक की जो दूरी है, इसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? स्मॉल r से। तो हम ये कह सकते हैं ये जो पॉइंट P है, देखो -Q और +Q को मिलाने वाली रेखा ये हो गई। इस पे हमने एक पॉइंट ले लिया P। इसी को क्या कहेंगे हम? अच्छी स्थिति में कोई बिंदु। कहाँ पर कहेंगे इसे? अच्छी स्थिति में कोई एक बिंदु है P, और यहाँ पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान हमें यहाँ पर निकालना है। किसका मान निकालना है? E का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें दूरी निकालनी है। तो B से P तक की दूरी क्या हुई? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BP। क्या लिखेंगे? BP। तो B से P तक की दूरी क्या हुई? देखो O से P तक की कितनी है? R। तो हम ये कह सकते हैं O से P तक की R है और O से B तक की कितनी है? L। तो इस R में से अगर इस L को माइनस करते हैं तो ये वाला निकल आएगा। दोबारा सुनिए, ये R में से L को माइनस कर दो तो ये BP निकल आएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर आएगा R - L। क्या आएगा? R - L। अब हम दूरी देखेंगे -Q आवेश से। तो -Q आवेश यहाँ पर है, और किस पर देखना हमें दूरी? P तक की। तो A से P तक की दूरी क्या हो जाएगी? AP। अब देखिए P से O तक चल के आइए तो क्या आ जाएगा? R। और O से A तक जाइए तो कितना आ जाएगा? L। तो R में अगर L को ऐड कर दें, R में अगर L को जोड़ दें
तो क्या AP निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। तो BP और AP हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब बात करते हैं कि एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर KQ/R² होती है। तो हमारे पास द्विध्रुव में कितने आवेश हैं? 2। तो तीव्रताएं कितनी आएंगी? 2। तो 2 तीव्रता निकालेंगे। उससे पहले हम देखते हैं इसकी दिशाएं। क्या देखेंगे? तीव्रता एक सदिश राशि होती है तो उसकी दिशा देखेंगे, और दिशा देखने के लिए जिस भी बिंदु पर आपको तीव्रता निकालनी है उस पर रख देते हैं धन परीक्षण आवेश। क्या रख देंगे? धन परीक्षण आवेश। अब देखिए, ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये प्लस प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण, इसलिए प्लस वाला इस ओर यानी P से दूर की ओर जाएगा। इसकी वजह से जो तीव्रता आएगी इसका नाम हो जाएगा E1। ये जो E1 है ये किसके कारण है? प्लस Q आवेश कारण। अब देखिए यहाँ पर क्या है? माइनस, और यहाँ पर क्या है? प्लस। तो दोनों में क्या होगा? आकर्षण। तो आकर्षण होगा तो ये प्लस माइनस की तरफ आएगा। किसकी तरफ आएगा? माइनस की तरफ। तो इसकी वजह से जो दिशा आएगी इसका नाम लिख देंगे हम E2। क्या लिख देंगे नाम? E2। तो E2 किसकी वजह से? माइनस की वजह से। E1 किसकी वजह से? प्लस की वजह से। तो प्लस आवेश की वजह से E1 और माइनस आवेश की वजह से E2। तो दोनों की दिशाएं देख ली। एक की P से दूर है और एक की P से किस ओर आ रही है? देखिए B की तरफ या A की तरफ कह सकते हैं। तो E1 और E2 की हमने दिशाएं निकाल ली। अब P पर हमें क्या चाहिए? E का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? E का। तो हम क्या करेंगे? पहले E1 का मान निकालेंगे, फिर E2 का निकालेंगे, और इसमें से जो ज्यादा होगा ज्यादा में से कम को घटा देंगे, और ज्यादा में से कम को घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, और उसी को हम अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो एक एक करके पहले हम E1 और E2 का मान निकालते हैं। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर नंबर 1 पर प्लस Q आवेश के कारण, किसका? प्लस Q आवेश के कारण। कहां पर? बिंदु P पर। किसकी बात हो रही है? बिंदु P पर। क्या निकालना हमें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या होता है फॉर्मूला? E बराबर होता है फॉर्मूला KQ/R²। क्या होता है फॉर्मूला? KQ/R²। तो KQ एज इट इज रहेगा, यानी ऐसे ही रहेगा। R का मतलब दूरी, और ये दूरी कौन सी आएगी? प्लस Q आवेश से। तो देखो प्लस Q आवेश कहां पर है? B पर। और कहां पर निकालनी तीव्रता में? P पर। तो B से P तक की दूरी क्या हो जाएगी? BP। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा BP का स्क्वायर। क्या लिख दूंगा? BP का स्क्वायर। तो KQ तो ऐसे ही रहेगा। BP का मान आप यहाँ देख सकते हैं क्या है? R-L। तो आप लिखेंगे R-L, और ये इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और ये आया प्लस Q आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। E1 का मान हो गया। और इसकी दिशा की बात कर लें तो आप यहाँ पर दिशा लिख दोगे। क्या लिख दोगे साथ में? दिशा। और दिशा कहाँ है? P से दूर। P से दूर। आप देख सकते हैं E1 कहाँ? P से दूर भाग रहा है, तो यहाँ पे दिशा क्या हो जाएगी? P से दूर। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 का मतलब क्या है कि अब किसके कारण देखेंगे हम? अब देखेंगे माइनस Q आवेश के कारण। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप यहाँ पर इसे नोट कर लेंगे, और E1 की जगह आ जाएगा आपका E2। फॉर्मूला लिखिए KQ/R²। R का मतलब दूरी होती है, और ये वाली दूरी थी BP कहां से? प्लस से P तक की, और यहाँ पे किसके कारण निकाल रहे हैं? माइनस के कारण। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से माइनस Q से प्लस P तक, सॉरी माइनस Q से P तक की दूरी। तो माइनस Q कहां पर है? A पॉइंट पर। P कहां पर है? ये रहा। तो A से P तक की दूरी क्या है? AP। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? AP का स्क्वायर। अब AP का स्क्वायर लिख दिया तो KQ ऐसे ही रहेगा। AP का मान क्या निकाला आपने? R+L। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? R+L का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या है इसका स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे R+L का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये फॉर्मूला हमने E2 का भी निकाल लिया। अब देखिए इसकी दिशा की बात कर लें। क्या कर लें? इसकी दिशा। अब इसकी दिशा कहाँ आएगी? अब देखिए E2 की दिशा किधर आ रही है? B की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं B की तरफ। यहाँ इसकी बात हो रही तो P से A की ओर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ P से A की ओर। आप चाहो तो B भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी दिशा की बात हो गई। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि E1 और E2 में कौन सा बड़ा है? ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है? इसे कैसे पता करें? तो आप देखिए P पॉइंट पर, P पॉइंट के पास कौन सा है? B, और B पे कौन सा रखा है? प्लस आवेश। जहां पर प्लस आवेश रखा है वहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा ज्यादा। जहां पर प्लस आवेश रखा है, प्लस आवेश यहाँ रखा है, और ये P पॉइंट इसके पास में, तो P पॉइंट जिसके पास में होगा, जिस आवेश के पास में P पॉइंट होगा वहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं प्लस Q आवेश की वजह से जो तीव्रता आएगी वो कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो E1 का मान कैसा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और ये माइनस Q आवेश P बिंदु से दूर है, और दूर है तो वैद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस वजह से E2 का मान कैसा हो जाएगा? कम। एक तो तरीका आप ये
यूज कर सकते हो कि E1 का मान ज्यादा हो जाएगा E2 से। क्यों हो जाएगा कि P के पास एक आवेश है और जो आवेश पास में होता है वो तीव्रता उसकी ज्यादा होगी और जो आवेश दूर होगा उसकी तीव्रता कम होगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों में तुलना कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो और ये देख सकते हो E1 ज्यादा है या E2 ज्यादा है। तो चलिए कैसे इसे पता करेंगे। मैं आपसे कहूं कि 1/5 और 1/2 में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे और ये आ जाएगा आपका 0.2 और इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 0.5। तो आप कहेंगे कि 0.5 बड़ा है, इसका मतलब भिन्न 1/2 बड़ी हो जाएगी और 1/5 कैसे हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं इसका हर ज्यादा है, इसका हर बड़ा है, इसलिए इसका मान छोटा हो जाएगा और इसका हर छोटा है इसलिए इसका मान कैसा हो जाएगा, बड़ा। तो हम ये कह सकते हैं जब अंश बराबर हो तो जिसका हर ज्यादा वो भिन्न कैसी हो जाएगी, छोटी, और जिसका हर छोटा वो भिन्न कैसी हो जाएगी, बड़ी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देखिए R माइनस एल यानी R में से कुछ घट रहा है तो ये कम हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कम। और जब हर कम होगा, देखिए KQ यहाँ पर R माइनस एल और यहाँ पे R प्लस एल, तो हम तुलना किससे करेंगे, हर से। तो यहाँ पे R में से कुछ घट रहा है तो हर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर हो जाएगा छोटा और हर छोटा हो जाएगा तो E1 कैसा हो जाएगा, बड़ा। E1 कैसा हो जाएगा, बड़ा। यहाँ पर देखिए इसमें कुछ जुड़ रहा है तो ये मान हो जाएगा ज्यादा, हर हो गया बड़ा, तो E2 कैसा हो जाएगा, छोटा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर E1 बड़ा है किससे, E2 से। तो कितने तरीके हो गए, दो। एक तरीका आपने देखा कि आवेश पास होगा तो तीव्रता ज्यादा बनाएगा, माइनस क्यू दूर है इसलिए इसकी कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि E1 का मान क्या है, E2 से ज्यादा है। अतः बिंदु P पर, कहां पर, बिंदु P पर क्या निकालना हमें, परिणामी तीव्रता। तो यहाँ लिख देंगे परिणामी तीव्रता, कहां पर निकालनी हमें, बिंदु P पर। तो ये लिख दिया मैंने परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता को हम EP लिख सकते हैं या अक्षीय लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, अक्षीय स्थिति में। तो ये आ जाएगा। अब देखिए अक्षीय स्थिति में कैसे निकालेंगे, आप देखिए ये इस पॉइंट पर P पर मैं आपसे पूछूं कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर 10 न्यूटन का बल इधर लगा है और 2 न्यूटन का लगा है इधर, तो ये बॉक्स किधर जाएगा। तो आप बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं कि यहाँ बल 10 न्यूटन का और ये 2 न्यूटन का है, तो वस्तु इधर जाएगी और कितने न्यूटन के फोर्स से जाएगी, ये 8 न्यूटन के बल से जाएगी। यानी 10 में से 2 को हटा देंगे तो 8 न्यूटन से ये वस्तु इस साइड जाएगी और इसकी दिशा होगी वो दिशा भी इधर ही होगी। इसका मतलब ये हुआ ज्यादा में से कम को हटा दिए और जो आंसर आ जाएगा वो आपका परिणामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिणामी। तो P पर एक E1 इधर है और E2 इधर है, दो वैद्युत क्षेत्र है, ज्यादा में से कम को हटा दो तो हम ये कहेंगे यहाँ पर E1 में से E2 को घटा दो और E1 में से E2 को हटाओगे तो जो आंसर आएगा वही परिणामी हो जाएगा। तो E1 का मान क्या, देखिए ये है KQ और यहाँ पर भी KQ, तो दोनों से KQ को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये बात समझ में आ गई, KQ को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब देखिए E1 का मान लिखेंगे तो ये KQ आ गया कॉमन, तो ये बचा 1/R माइनस एल, क्या आ जाएगा यहाँ पे, R माइनस एल का होल स्क्वायर और फिर लगा देंगे माइनस। E2 का मान क्या है, KQ तो बाहर आ गया कॉमन हो गए, अभी क्या बचा, एक बचेगा ऊपर और ये हो जाएगा R प्लस एल। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई, इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EP, KQ बाहर है और यहाँ पे क्या आया था, R प्लस, देखिए यहाँ पे क्या आया था हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहले आया था R माइनस एल, क्या आया था यहाँ पर, R माइनस एल, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर और फिर माइनस लगा 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, इतनी बार, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए आगे, तो ये आ जाएगा आपका KQ और यहाँ पे ले लेंगे हम लासा, तो ये आ जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बात ठीक है। इससे इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा, यहाँ पे लिख देंगे आप R प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस लाएंगे, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ गई। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए KQ रहेगा ऐसे ही, ये हो गया A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के 2AB, ये किसका है, R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो हमने बोल दिया A प्लस बी के होल स्क्वायर से। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये है माइनस, तो माइनस ला दी, ये A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस के 2AB,
ये तो फॉर्मूले आपको याद होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। यहाँ पर माइनस लगा था इसलिए हमने माइनस कर दिया बाहर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम इसको ऐसे लिखते हैं r माइनस एल और r प्लस एल, और ये इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मैं सबसे एक ब्रैकेट लगा के बाहर इसे लिख देता हूँ। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं तो आएगा के क्यू, और इसको लिखेंगे हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, ये माइनस का एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 2rl। आप देख सकते हैं माइनस है तो ये हो गया प्लस का, और ये प्लस है तो माइनस, और ये आर स्क्वायर प्लस का था, ये भी कैसा हो गया माइनस का, और बट्टे में क्या है ये आर माइनस एल और आर प्लस एल। अब आपको पता होगा कि a प्लस बी, कहीं पर लिखा है एक a प्लस बी और लिखा है a माइनस बी, एक बार प्लस और एक बार माइनस हो, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी, देखो r प्लस एल, a की जगह पर r और b की जगह पर क्या है यहाँ पर l, तो a प्लस बी और a माइनस बी, जब इन दोनों का गुणा हो रहा हो तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर, ये जो बाहर था स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ये ब्रैकेट कर दिया बंद। अब देखिए ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर के साथ क्या होगा, कट जाएगा, यानी ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। अब आप देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है, मर गया, बहुत अच्छा आदमी था। अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे हम के क्यू, अब यहाँ पे क्या 2rl और 2rl मिलकर कितना हो जाएगा 4rl, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए k गुणा q, k और q को हमने क्या लिख दिया k गुणा q, और 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 2, ठीक है, कितना लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 2। अब देखिए आगे से आगे सॉल्व कैसे करते हैं, फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 को लिख दिया हमने 2 इंटू 2, यानी 4 को लिख दिया 2 गुणा 2। अब यहाँ पे r है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे r और गुणा l बट्टे क्या आ रहा है बट्टे में आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P बराबर होता है Q गुणा 2L, क्या होता है P बराबर Q गुणा 2L। तो आप इसमें देख सकते हैं ये हो गया 2, ये हो गया Q और ये हो गया L, तो Q गुणा 2L, इन दोनों से तीनों से मिलके Q और 2 और L से, यानी Q और 2L मिलके क्या बन जाएगा P बन जाएगा। तो हम इसे आगे कैसे लिखेंगे, तो K तो रहेगा ऐसे ही, देखिए K यही रहेगा, और ये और ये और ये और ये मिलके क्या बन जाएगा P, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P। अब क्या बचा आपका 2 बचा और यार बचा, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 2R, इतनी बात सही है, ठीक है ना। अब देखिए आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में जो दूरी होती है 2L, ये बहुत छोटी होती है, कैसी होती है छोटी, और 2L का मतलब इसका आधा कर दो तो क्या आ जाएगा L, ये बहुत छोटी थी और इसका भी आधा कर दिया तो ये क्या हो गया और छोटा हो गया, और ये इतना छोटा हो गया कि आर स्क्वायर के तुलना में एल स्क्वायर बहुत बहुत छोटा है, इसलिए हम एल स्क्वायर क्या कर देंगे छोड़ देंगे, और एल स्क्वायर को जैसे ही छोड़ देंगे तो आगे क्या आएगा आपके पास आएगा के पी 2R, और अपॉन में एल स्क्वायर को यहाँ से हटा दीजिए तो ये बचेगा आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, एल तो गायब हो गया, तो ये आ गया आपका के पी ब्रैकेट में 2L अपॉन आर की पावर कितना हो जाएगा 4, और 4 को मैं ऐसे लिखता हूँ आर की पावर 3 इंटू 1। तो इस वाले आर से ध्यान से सुनना, एक यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे एल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आर आएगा, क्या आएगा यहाँ पर आर, तो ये आर था देखिए 2R हो गया, इस वाले आर से ये आर क्या है कट जाएगा, और इस आर से ये आर कट गया तो आपके पास था के और 2 बचा और p बचा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2p, और बड्डे में क्या आ जाएगा आर की पावर 3, कितना आ जाएगा आर की पावर 3। तो ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला अच्छी स्थिति में तीव्रता का हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ E अच्छी है, यानी अच्छी स्थिति में जब भी तीव्रता आएगी तो इसका फॉर्मूला आएगा K ब्रैकेट में क्या लिख देंगे आप 2p, तो K 2p और R की पावर 3, और K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 2p अपॉन R की पावर 3। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, और ये हो जाएगा अच्छी स्थिति में, किसमें हो जाएगा अच्छी स्थिति में। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसको हम याद करेंगे E बराबर K 2p बट्टे R की पावर 3, या K का मान रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा 2p अपॉन R की पावर 3।
अब बात कर लें इसकी दिशा किधर आएगी, तो देखिए इसकी दिशा कहाँ पर आएगी, इसकी दिशा आप देख सकते हैं कि E1 ज्यादा है E2 कम है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि E1 ज्यादा है और E2 कम है, तो जो ज्यादा है उधर की दिशा हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 2 था, 10 में से 2 को हटा दिया तो 8, 8 किधर जा रहा है, सीधे हाथ की तरफ, यानी आप कहेंगे राइट साइड। ऐसे ही E1 ज्यादा E2 कम है, तो E1 में से E2 हटा दो तो आंसर किसका ज्यादा आएगा, E1 का, तो इसलिए दिशा किधर हो जाएगी, E1 की तरफ। तो हम कह सकते हैं P से दूर, ये P से कहाँ जा रहा है, दूर, तो दिशा किधर हो जाएगी, P से दूर। दूसरी बात, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है, तो इसकी दिशा होती है माइनस Q से प्लस Q की ओर। ये हो गया वैध द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो माइनस Q से प्लस Q की ओर क्या हो गया, P वेक्टर की दिशा होगी, और P वेक्टर की दिशा इधर है और E1 की दिशा भी इधर है, तो हम कह सकते हैं P वेक्टर की दिशा में हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी वाली, अक्षीय वाली। तो अक्षीय की जो दिशा आएगी तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर दिशा P वेक्टर की दिशा में, किसमें, P वेक्टर की दिशा में। और P क्या है यहाँ पे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ मैंने आपको बताया क्या लिखेंगे, P से दूर, क्या लिख देंगे आप, P से दूर। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में हो जाएगी, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो नोट कर लिया। अब क्या देख रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है, पहले आप वैद्युत द्विध्रुव बनाओगे, तो मैं यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव बनाता हूँ। एक यहाँ पर माइनस Q आवेश है और एक कौन सा हो जाएगा, आप यहाँ पर लिखोगे प्लस Q आवेश। इस पॉइंट का नाम B लिख देता हूँ, इस पॉइंट का नाम A लिख देता हूँ। इसका मध्य बिंदु मान लिया हमने O, क्या मान लिया यहाँ पे मध्य बिंदु O, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, L, क्योंकि माइनस Q से प्लस Q तक की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2L होती है। अब देखिए आपने देखा था O से यहाँ पर एक बिंदु माना था P, अब उस बिंदु को शिफ्ट करके आप ऊपर रख दीजिए, तो यहाँ पर ऊपर लिख देंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट P, क्या आ जाएगा, पॉइंट P। और इसकी जो दूरी होती है, इसकी जो दूरी होगी कहाँ तक, O तक, ये क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी हो जाएगी कितनी, स्मॉल r, छोटी r हो जाएगी। क्यों हो जाएगी छोटी r, क्योंकि हमने अच्छी स्थिति में यहाँ से P तक की दूरी छोटी r मानी थी, और निरक्षीय में भी हम क्या मानेंगे, छोटी r ही मानेंगे। अब देखिए हमें दूरी निकालनी पड़ेगी P से B तक की दूरी, या कह दें एक दूरी ये चाहिए हमें, कहाँ से, A से P तक की दूरी, तो ये हमें दोनों दूरी निकालनी होंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले BP और AP निकालेंगे। तो मैं BP और AP निकालने की कोशिश करता हूं, तो देखिए कैसे आएगा, ये वाली दूरी L है और ये वाली कितनी है R, यहाँ पे कितना होगा, 90 अंश का कोण, और अगर ही मैंने ये कोण थीटा मान लिया या ये वाला कोण थीटा मान लिया, तो ये कोण थीटा है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो गया, आधार, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण, और कर्ण क्या होता है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कर्ण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके लिए देखिए ये वाला कोण 90 अंश हो जाएगा, ये क्या थीटा, थीटा के सामने क्या लंब, और ये क्या हो गया, आधार, यहाँ पर भी L था, यहाँ पर भी L है, और ऊपर क्या है, दोनों के लिए R, तो इसके लिए भी ये जो फॉर्मूला आएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, BP निकाला, तो BP की दूरी क्या आई, अंडर रूट में क्या आ गई, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और A से P तक का दूरी क्या है, ये भी यही है, तो हम लिख सकते हैं कि AP और BP का मान बराबर है। कैसा है, AP और BP का मान बराबर है। तो देखो हमने इनका मान निकाल लिया, अब निकालते हैं इसकी दिशा। क्या निकालते हैं हम, दिशा, किसकी दिशा निकालेंगे, हम निकालेंगे कि प्लस Q आवेश कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसकी दिशा, बिंदु माइनस Q आवेश के कारण बिंदु A पर जो माइनस Q रखा है इसके कारण जो बिंदु P पर जो तीव्रता आएगी उसकी दिशा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम रख देंगे धन परीक्षण आवेश। अब ये प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिघर्षण, यानी दोनों दूर भागते हैं, तो ये वाला क्या करेगा, दूर भागेगा, और इसकी जो दिशा आ जाएगी इसका नाम लिख देंगे हम E1। क्या नाम लिख देंगे, E1। पहले वाले भी E1 माना था और इसको भी हम क्या मानेंगे, E1। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, इसकी वजह से तीव्रता आएगी, इसकी जो दिशा हो जाएगी इधर हो जाएगी, और इसका नाम लिख देंगे E2। अब E1 जा रहा है इधर और E2 आ रहा है इधर, तो इनका कहीं ना कहीं जो परिणामी तीव्रता आएगी वो इस साइड आएगी। अब कैसे आएगी ये अभी हम आगे देखेंगे। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, और ये कोण भी थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। अब हम क्या करते हैं, पहले की तरह बिल्कुल E1 और E2 के मान निकालते हैं। किसके मान निकालते हैं हम, E1 और E2 के मान निकालते हैं। नंबर 1 किसके कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, ये आपको यहाँ पर लिखना है, प्लस Q आवेश के कारण, कहां पर, बिंदु P पर। तो बिंदु P पर क्या निकालना हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर लिख देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका नाम क्या लिखा हमने, E1। फॉर्मूला क्या होता है, KQ बट्टे R स्क्वायर। क्या होता है, KQ बट्टे R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब दूरी, और कहां से कहां तक की दूरी, ये जो दूरी होगी
प्लस क्यू आवेश से और कहां तक की हुई, जहां पर हमें तीव्रता निकालनी है, तो प्लस क्यू आवेश से यहां तक की दूरी, यानी ये रखा है पॉइंट बी, प्लस क्यू आवेश का रखा बी पर, और बी से कहां तक की दूरी, पी तक की, तो बी से पी तक की दूरी क्या है, बीपी क्या है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बीपी का स्क्वायर। अब ये ऐसे रहेगा के क्यू बट्टे बीपी का स्क्वायर। तो देखिए बीपी का मान इतना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो हम कह सकते हैं बीपी और एपी का मान आएगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट क्यों नहीं आया, क्योंकि इस स्क्वायर से अंडर रूट जो लगेगा वो हट जाएगा, इसलिए E1 का मान आप इसे नोट कर लेंगे। और इसकी दिशा क्या है, आप देख सकते हैं P से दूर की ओर, तो यहाँ दिशा लिख देंगे P से दूर की ओर। किसकी ओर हो जाएगी, P से दूर की ओर। अब देखिए दूसरा पॉइंट में आपको क्या करना है, प्लस से निकाल लिया, अब निकालेंगे माइनस, तो आप लिखेंगे माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आप यहाँ पर लिख देंगे। और इसका नाम लिख दिया आपने E2, क्या लिख दिया E2, और फॉर्मूला क्या होगा के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर यहाँ पे कौन सा आएगा, यानी दूरी कौन सी आएगी, तो माइनस के कारण लिख दिया, तो माइनस वाले से। यहाँ पे क्या देखिए माइनस है, तो यहाँ पर माइनस ये वाला ए पॉइंट पर रखा है, कहाँ रखा है, ए से, तो ए से कहाँ पर निकालें, पी पर, तो ए से पी तक की दूरी आ जाएगी, और आप यहाँ लिख देंगे एपी का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एपी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो के क्यू तो रहेगा ऐसे ही, और एपी का स्क्वायर का मतलब एपी का मान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वो जो अंडर रूट है वो इस स्क्वायर से हट जाएगा, तो ये मान आ जाएगा E2 का। और आप यहाँ देख सकते हैं कि E1 का मान के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यही मान है E2 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि E1 का मान किसके बराबर है, E2 के, और ये कितना के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो ये दोनों मान कैसे हैं, बराबर, और ये बराबर है, तो इसमें आपको कोई घटाना नहीं है। क्यों नहीं घटाना, आप देख सकते हैं पहले वाले में हमने क्या किया था, अच्छी स्थिति में क्या किया था कि जो E1 ज्यादा था E2 को घटा दिया था। अब इस स्थिति में देखिए यहाँ पर कोई ज्यादा और कम नहीं है, यहाँ पर दोनों बराबर है। कैसे है, बराबर, और जब बराबर होंगे तो हम इसके करेंगे घटक। क्या करेंगे, घटक। घटक कैसे करते हैं, इस पॉइंट P को आप यहाँ पर बना लीजिए, इसको मैं एक तरीके से जूम करके दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ, जूम। ये वाली जो लाइन आप सीधी कीजिए तो ये लाइन ऐसी सीधी हो जाएगी, तो मैंने ये लाइन बना दी ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया P। अब यहाँ से निकल रहा है E1, क्या निकल रहा है, ये E1, तो इसका नाम लिख दिया मैंने E1। इतनी बात समझ आई। और बीच में क्या आ रहा है, ये E है, तो इसका नाम है E। क्या नाम हो जाएगा इसका, E। और एक आ रहा है इधर, आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा E2। ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया, ये वाला जो है E2, ये वाला क्या है E1, और ये क्या है E, तो तीनों आ गए। इस कोण का नाम है थीटा। क्या नाम है इसका, थीटा। ये जो एक्स्ट्रा है मैं इसे अभी यहाँ से मिटा देता हूँ, तो ये एक्स्ट्रा लाइन मैंने यहाँ से मिटा दी। तो अब आप यहाँ से ध्यान रखिए, तो ये एक्स्ट्रा लाइन मैंने यहाँ से मिटा दी, तो ये कौन है, थीटा। अब इसके घटक करने हैं। अब देखिए घटक क्या होते हैं, E1 के घटक करने हैं, दो दिशाओं में होंगे, एक एक्स अक्ष पर, एक वाई अक्ष पर। ये वाली लाइन एक्स अक्ष की होती है, इसलिए इस पे जो घटक आएगा इसका नाम E1, ये वाई अक्ष की, और इसका नाम हो जाएगा E1। अब घटक करना है तो दोनों भागों में बांट दे, घटक का मतलब बांटना, तो E1 को ही बांट दिया और E1 को इधर बांट दिया। अब जहां पर थीटा होता है वहां पर आप लिखेंगे cos थीटा, और जहां थीटा नहीं होता वहां पर आप लिखेंगे sin थीटा। बात समझ, घटक क्यों करते हैं, जब भी कोई एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में, किसी बीच में कोई भी सदिश अगर किसी कोण पर कार्य कर रहा है तो उसके हम घटक करते हैं, एक एक्स अक्ष पर और एक वाई अक्ष पर, जिसे हम क्षैतिज और समांतर कहते हैं। क्या कहेंगे, क्षैतिज कहेंगे और ऊर्ध्वाधर कहेंगे, और एक को समांतर या लंबवत कहते हैं। तो E1 का घटक किया, E1 का जब घटक किया तो हमें मिला E1 cos थीटा, जहां पर थीटा है, और एक मिला E1 sin थीटा। अब आप देख सकते हैं कि E और E2 के बीच में कोण कितना है, यहाँ पर थीटा। अब इसके भी क्या होंगे, घटक होंगे, तो चलिए इसके भी घटक कर लेते हैं। तो यहाँ पर E2 के करने, तो एक E2 का घटक इधर आएगा, एक E2 का घटक इधर आएगा। ये नीचे क्यों है, क्योंकि E2 नीचे है और E1 इसके ऊपर था, इसलिए sin थीटा उधर गया। अब इस थीटा के पास में क्या आता है, cos थीटा। हमेशा जहां पर थीटा होगा वहां cos थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लिख देंगे यहाँ पर sin थीटा। इतनी बात आप समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब आगे देखिए, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए E1 और E2 का मान बराबर है। कैसा है, E1 और E2 का मान बराबर है, तो आप कहेंगे कि E1 और E2 का मान बराबर है, तो ये और ये तो हो गए बराबर, और ये sin थीटा और sin थीटा भी कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बराबर है। कैसे हैं, बराबर हैं, और एक ऊपर दिशा में और एक नीचे की दिशा में, तो हम ये कह सकते हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बराबर है और विपरीत दिशा में है।
इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बिंदु P पर इनकी वजह से तीव्रता आएगी वो जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का बिंदु P पर तीव्रता निकालने से कोई लेना देना नहीं है। अब बचा आपका E1 cos थीटा और बचा E2 cos थीटा। E1 cos थीटा भी इधर और E2 cos थीटा भी इधर, और दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। विपरीत दिशा में होते तो घटाते, और एक ही दिशा में होंगे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पर निकाल के लिख देता हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि बिंदु P पर अब जो तीव्रता है, ये कौन से के लिए बिंदु P, ये निरक्षीय स्थिति के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति के लिए क्या करना है आपको, E1 cos थीटा प्लस करना है आपको E2 cos थीटा। अब ये दोनों क्यों प्लस करने हैं, क्योंकि एक ही दिशा में है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं E1 और E2 कैसे हैं, बराबर हैं। तो क्या मैं इस E1 और E2 को E मान लूं, क्या मान लूं, E। अगर आपको E नहीं मानना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, E1 और E2 का यहाँ पे मान लिखिए। E1 का मान क्या था, KQ बट्टे, यहाँ पे लिख दोगे आप R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका cos थीटा, प्लस यहाँ पे लिख दोगे KQ बट्टे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका cos थीटा। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों पद यानी दोनों टर्म बराबर हैं। कैसे बराबर, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि x प्लस एक्स, ये दोनों एक जैसे हैं, तो जोड़ के कितना हो जाएगा, 2x। यानी इसमें से आपने ये लिख दिया और कितने है, दो गिनती कर दिया। ऐसे इसको पूरे को x समझिए और इसको पूरे को आप x समझिए। तो कितना आएगा, देखिए ये x और ये x मिलके क्या हो जाएगा, 2x। अब 2x हो जाएगा तो आप 2 तो यहाँ लिखोगे, और x की जगह पर ये पूरी वैल्यू है तो आप पूरी वैल्यू लिख दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा KQ और बट्टे में आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साथ में cos थीटा। क्या आ जाएगा, ये cos थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप इसे यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या लिख देंगे, के, ये क्या 2 हो गया, और यहाँ पे आप लिखेंगे KQ, क्या लिखेंगे यहाँ पर KQ। ठीक है, तो यहाँ KQ बट्टे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और आप यहाँ पर लिख देंगे cos थीटा। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम cos थीटा का मान लगाएंगे। किसका मान लगाएंगे, cos थीटा का मान लगाते हैं। तो cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो ये जो त्रिभुज है इसमें से cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा क्या होता है, आप लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कड़। क्या होता है, आधार बट्टे कड़। अब आधार क्या है, देखिए आप इसमें देखो या इसमें देखो, आधार क्या है, L। तो आधार हो जाएगा ये, और कड़ क्या है, कड़ ये वाली भुजा, ये वाली और ये वाली दोनों कैसी है, बराबर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपके cos थीटा का मान हो जाएगा। किसका हो जाएगा, cos थीटा का। तो cos थीटा का मान हमें यहाँ पर यूज करना है। तो cos थीटा का क्या आ गया मान, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपके लिए। तो cos थीटा आया L बट्टे अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको उठाइए, यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा, देखिए 2KQ बट्टे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा का मान यहाँ पे लिख दीजिए। तो cos थीटा आ गया L बट्टे अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 घात। अब देखिए यहाँ पे घात कितनी है, 1, और यहाँ पे कितनी है, 1/2, और आधार कैसे है, समान। तो ये घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2K, और ये आ जाएगा Q, और ये आ गया L, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसकी घात है 1 और इसकी है आधी। तो आधा और 1 कितना होता है, 1.5, और 1.5 का लिखते हैं हम 3/2। आप जब 1 में आधे को जोड़ेंगे यानी 1 में 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। अब इसको क्या करेंगे हम, K ऐसे ही रहेगा, फिर K के साथ क्या लगेगा, Q, और गुणा इस वाले L को और इस वाले 2 को मैं एक साथ लिख दूं तो ये आ जाएगा 2L। कुछ समझ गए, ये Q गुणा 2L क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P। और यहाँ पे आप लिख देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2, यानी घात कितनी हो जाएगी, 3/2। ये बन गया P। P बराबर क्या होता है, Q गुणा 2L होता है। क्या होता है, Q गुणा 2L होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं K, और ये बन जाएगा P। क्या बन जाएगा, ये बन गया P, और ये आ जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। फिर से देखिए यहाँ पे L का मान क्या है, बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे L को छोड़ देंगे। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि L स्क्वायर को छोड़ने पर, यहाँ पे लिख देंगे आप L स्क्वायर को छोड़ने पर, क्योंकि R स्क्वायर से बहुत छोटा है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि R स्क्वायर से L स्क्वायर का मान बहुत छोटा है, इसलिए इसे छोड़ने पर। और जैसे ही छोड़ देंगे
तो यहाँ पर आगे क्या आएगा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि के पी और ये आ गया आर स्क्वायर और घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3/2। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या आ जाएगा, देखिए जब एल स्क्वायर हट जाएगा तो ये छिप जाएगा, तो आर स्क्वायर और घात कितनी थी 3/2 इसकी बाहर रहेगी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3/2। इस 2 से ये 2 स्वाहा। इसके बाद क्या आ जाएगा के पी और बट्टे 2 आर और ये घात कितनी है 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये आंसर किसके लिए चल रहा है, आप देख सकते हैं निरक्षीय स्थिति के लिए चल रहा है, यानी पी पॉइंट पर है। तो मैं यहाँ पे ईपी लिख देता हूँ, पी पॉइंट कहाँ पे, निरक्षीय स्थिति पर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ईपी, यानी ई कहाँ पर है, ये निरक्षीय स्थिति पर है। कहाँ पर है ये, निरक्षीय पर। तो आप लिखेंगे के पी बट्टे आर की पावर 3। क्या आ जाएगा, के पी बट्टे आर की पावर 3। इसकी दिशा की बात कर लें, किसकी बात कर लें, इसकी दिशा की। तो देखिए इसकी दिशा कहाँ पर आएगी, इसकी दिशा कहाँ पर आएगी, तो मैंने बताया E1 इधर की साइड आएगा। अब इधर की साइड आने का मतलब क्या है, ये -q और ये +q, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर हो जाएगी, इस साइड। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये वाली हो जाएगी, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो आप यहाँ लिखते हैं P वेक्टर आएगा -q से प्लस हो, तो ये आ रहा P वेक्टर इधर और E की दिशा इधर, P वेक्टर इधर, E की दिशा इधर। तो आप कह सकते हैं P वेक्टर के विपरीत दिशा में। कहाँ पे आ जाएगा ये, P वेक्टर के विपरीत दिशा में। तो दिशा क्या लिख देंगे, P वेक्टर के विपरीत। क्या लिख दोगे यहाँ पर दिशा, तो दिशा हो जाएगी P वेक्टर के विपरीत। बात समझ में आ गई, P वेक्टर के कैसी हो जाएगी, विपरीत। अब देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में क्या संबंध होता है। तो अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला क्या होगा, तो अक्षीय स्थिति का जो फॉर्मूला होता है आप लिख सकते हैं के ब्रैकेट में 2p बट्टे आर की पावर 3। आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। नहीं हुआ तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कि अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है। यहाँ पर देखिए लिखाया था मैंने अच्छे से, के 2p बट्टे आर की पावर 3। क्या आएगा 2p, देखो के p बट्टे आर की पावर 3 और ऊपर क्या आ रहा है 2 का गुणा, तो के 2p बट्टे आर की पावर 3, के 2p बट्टे आर की पावर 3। तो यहाँ पे मैं लिखता के 2p बट्टे आर की पावर 3 और निरक्षीय स्थिति में देखते हैं के p बट्टे आर की पावर 3। तो मैं इसे ऐसे सॉल्व करता हूँ, अगर इन दोनों में संबंध पूछा जाए कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में संबंध क्या होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर इन दोनों में संबंध क्या होता है कि ये जो अक्षीय स्थिति है, कौन सी है ये, अक्षीय। अक्षीय में क्या आ रहा है के पी बट्टे आर की पावर 3, तो 2 को मैं कर दूं बाहर, ये आ जाएगा के पी बट्टे आर की पावर 3। ठीक है ना, इस 2 को मैंने बाहर कर दिया, ये आ गया के पी बट्टे आर की पावर 3 और के पी बट्टे आर की पावर 3 ही तो ये होता है निरक्षीय। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 तो ऐसे ही रहेगा और बाकी ये जो बन जाएगा ये निरक्षीय स्थिति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निरक्षीय स्थिति। यहाँ लिख दिया 2, क्या लिख दिया आपने 2 और आप लिख देंगे अब यहाँ पर निरक्षीय स्थिति, तो यहाँ आ गया 2 और ये आ जाएगा आपका निरक्षीय स्थिति। क्या आ जाएगा, निरक्षीय स्थिति। तो हम ये कह सकते हैं कि ई जो अक्षीय है मतलब एक्सियल ए वो किसके बराबर होती है, 2 इक्वेटोरियल लाइन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल अंग्रेजी में कहते हैं निरक्षीय, वो इक्वेटोरियल कहते हैं, हिंदी में कहेंगे निरक्षीय। तो ये निरक्षीय में जब 2 का गुणा करते हैं तो अक्षीय बन जाता है और ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी इनकी दिशाएं कैसी हैं, विपरीत। तो आप यहाँ पर -v लगा सकते हो और ये क्वेश्चन बोर्ड में आपको विकल्प में पूछा जा सकता है। तो आप इसे याद कर लें कि अक्षीय जो होता है वो निरक्षीय का 2 गुना होता है। निरक्षीय का कितने गुना होगा, 2 गुना। तब क्या बनेगा, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता बन जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद।